नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में पुनः आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में लेक्चर 1 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर 1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो कक्षा 9th में, 10th में, 11th में, 12th में पढ़ते आए हैं कि मैटर क्या होता है। तो मैटर एनीथिंग आप लोगों ने डिफाइन किया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी वस्तु जिसमें मास हो, जिसमें वॉल्यूम हो और जिसका एक निश्चित शेप हो, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर 3 टाइप के आप लोगों ने पढ़ा था। वो ये था कि मैटर 3 टाइप के थे। मैटर कितने टाइप के? मैटर 3 टाइप के। पहले नंबर पे आपने क्या पढ़ा था? अभी आप लोग लिखिएगा नहीं, हम बताएंगे। मैटर 3 टाइप के कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे पास मैटर 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई? सॉलिड पढ़ना है। हम लोगों को स्टार्ट करना है सॉलिड। तो हम लोग एक छोटी सी हेडिंग डाल दें सॉलिड। हम लोग एक छोटी सी हेडिंग डाल दें सॉलिड। तो चलिए भाई डिफाइन किया जाए, व्हाट इज द सॉलिड। तो कोई ऐसी वस्तु, एक ऐसा मैटर जिसमें मास हो और जिसका एक निश्चित शेप हो, वो क्या कहलाता है? वो सॉलिड कहलाता है। जैसे हमारे पास ये डस्टर है, तो डस्टर का देखिए एक निश्चित शेप है और इसको हम वेट करें तो इसका कुछ ना कुछ, इसको हम तौलें, मापें तो कुछ ना कुछ इसका मास है ना। तो एक ऐसी वस्तु, एनीथिंग, कोई ऐसी वस्तु जिसमें मास हो, जिसको हम तौलें तो उसका कुछ द्रव्यमान मिले और जिसका निश्चित कुछ ना कुछ शेप हो, तो एनीथिंग विच हैव मास एज वेल एज डिफरेंट शेप इज नोन एज द सॉलिड। मतलब एक ऐसा मैटर जिसका निश्चित मास हो, जिसका निश्चित शेप हो, दैट मैटर इज नोन एज द सॉलिड। तो आप लिख सकते हैं एनीथिंग, आप लिख सकते हैं एनीथिंग, ANYTHING, एनीथिंग, एनीथिंग विच हैव, एनीथिंग विच हैव, anything which have mass, anything which have mass and definite shape, DEFINIT, definite shape is known as, anything which have mass and definite shape is known as solid। वो क्या कहलाता है भाई? वो सॉलिड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल दे दीजिए सॉलिड का। जैसे पेन है ना, चेयर है, जो भी सॉलिड आपको देखे, डस्टर है, तो ये सब क्या है? ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। तो आपसे कोई पूछे कि सॉलिड क्या है, तो क्या जवाब देंगे कि भैया मैटर ऐसा एनीथिंग जिसके पास कुछ ना कुछ उसका मास हो और जिसका कुछ डिफरेंट शेप हो। डिफरेंट शेप एंड मास इज नोन एज दी क्या? सॉलिड इज नोन एज दी सॉलिड। तो अब आप हेडिंग डालिए दूसरे नंबर पर, सॉलिड की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड, आप हेडिंग डाल दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड। सॉलिड की विशेषताएं, हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड्स, CHARACTERISITICS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड की क्या क्या विशेषताएं हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड। सॉलिड की क्या क्या विशेषताएं हैं? सॉलिड का भाई डिफरेंट मास होता है, वॉल्यूम होता है और उसका डिफरेंट शेप होता है। तो सॉलिड्स है या सॉलिड की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं कि सॉलिड की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता तो यही है कि सॉलिड के पास डिफरेंट मास होता है, डिफरेंट वॉल्यूम होता है, डिफरेंट शेप होता है। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, सॉलिड्स हैव, SOLIDS, सॉलिड्स हैव definite, DEFINIT, solids have definite mass, volume and shape. Solids have definite mass, volume and shape। सेकेंड नंबर पे तो पहला पॉइंट कंठस्थ हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। हमारे पास डिफरेंट मास होना चाहिए, डिफरेंट वॉल्यूम अगर है, डिफरेंट शेप है
तो हम क्या कहेंगे कि वो सॉलिड की पहली विशेषता है। और दूसरी विशेषता उसकी ये है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मतलब कि ये सॉलिड अगर हम बनाएं, फॉर एग्जांपल ये देखिए ये कोई सॉलिड है, तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एटम्स, आयन, एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट इसका बनाया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, क्या लिखा मैंने, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है। मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज आर वेरी शॉर्ट, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज आर वेरी शॉर्ट, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो आप लिख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज, सेकेंड पॉइंट इंटर, INTER, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज जैसे मैंने बनाया, बना भी सकते हैं कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दोनों के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस है, ऐसे भी बना सकते हैं। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस क्या कहलाती है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस बहुत कम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज आर वेरी शॉर्ट, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज आर वेरी शॉर्ट। तो भाई देखिए कोई सॉलिड होता है, तो सॉलिड के एटम, सॉलिड के अंदर क्या होगा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन होंगे, एटम होंगे, या वो आयनों से मिलकर बना होगा, या वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। तो उनके बीच में सॉलिड के बीच में, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगी। डिस्टेंस कम होने के कारण उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण वो एक दूसरे से दूर तो नहीं जा पाएंगे, बल्कि जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन के इधर उधर along their position वे वाइब्रेट करेंगे। दे वाइब्रेट along their position, around their position, वो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करेंगे, लेकिन अपना पोजीशन छोड़ के वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे। तो सॉलिड की सबसे पहली विशेषता ये है कि सॉलिड का डिफिनिट मास, वॉल्यूम और शेप होता है। दूसरे नंबर पर इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जिनसे मिलकर ये बने, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो उसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये वर्ड याद रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बहुत शॉर्ट होता है। और तीसरे नंबर पर मैंने ये बताया कि जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बहुत कम है, तो एक मॉलिक्यूल ये है M1, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ATTRACTION। तो जब सॉलिड को आपने डिफाइन किया कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स सॉलिड्स हैं वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक रहते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कम रहती है, तो जब उनके बीच में डिस्टेंस कम है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा ना, बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब दो लोग बहुत पास होते हैं तो उनमें स्नेह बहुत ज़्यादा होता है ना, उनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब कि तीसरी बात यह है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा, जो ये मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस होंगे वो फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग। क्यों? क्योंकि नज़दीक हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है वही क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो और तीसरे नंबर पे जो लास्ट नंबर है, फोर्थ नंबर पे ये है कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ये क्या हैं, हैव देयर फिक्स पोजीशन एंड वाइब्रेट अराउंड देयर पोजीशन, और वो एक दूसरे के नज़दीक रहते हुए अपने पोजीशन की इधर उधर वाइब्रेट करते हैं। जैसे मैंने ये बताया कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूएंट है, मैंने बताया कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे बने हुए हैं, ये सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये देखिए मैंने बता दिया ये। अब ये वाला मैंने ले लिया, ये कॉन्स्टिट्यूएंट, तो ये अपना पोजीशन छोड़ के नहीं जाएगा, बल्कि इधर उधर, इधर वाइब्रेट करेगा, इधर वाइब्रेट, ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा।
तो इसके देखिए फिक्स पोजीशन है, ये फिक्स 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 है, तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है इसके, फिक्स है। तो हम लिख सकते हैं कि सॉलिड में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है, और वो अपने पोजीशन के इधर उधर वाइब्रेट करते हैं। दे ओनली वाइब्रेट अराउंड देयर फिक्स पोजीशन। तो हम लिख सकते हैं कि देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव देयर फिक्स पोजीशन एंड दे वाइब्रेट along their पोजीशन, वो वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉलिड्स, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और कौन कौन से, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स have their fixed position, have their THEIR, have their fixed positions, have their fixed position। इनकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स्ड पोजीशन। वो बिल्कुल देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है कि इनकी पोजीशन क्या है, फिक्स है सबकी पोजीशन। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट के लिए यहाँ से निकल करके यहाँ चला आए और यहाँ वाला पार्ट के निकल के यहाँ चला जाए, ऐसा नहीं है। उनके बीच में इतना स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं और वो निकल के जा नहीं सकते हैं, बल्कि वो अपने स्थान पर इधर उधर वाइब्रेट करते हैं। दियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स हैव देयर फिक्स पोजीशन एंड ओनली वाइब्रेट along their fixed position, वो जो उनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है उसके इधर उधर वो वाइब्रेट करते हैं, वो अपना स्थान छोड़ के कहीं जाते नहीं हैं। अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। तो भाई देखिए ऐसे फिगर आपको बनाना है, आप बना लीजिए। इसी के नीचे एक फिगर मैं बना दे रहा हूँ, आप भी बना लीजिए। ये देखिए फिगर ऐसे बनाइए। यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ऐसे 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 इस तरीके से बनाते चलिए आप भी हमारे साथ। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इसके, और ये ऐसे सबको जोड़ लीजिए। ऐसे दिखा दीजिए कि एक दूसरे से नेटवर्क के द्वारा जुड़े हुए हैं, ये नेटवर्क है। इस तरीके से जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे आप भी दिखा लीजिए, और यहाँ पर इसको दिखा लीजिए। ये सब की क्या है, फिक्स्ड पोजीशन। क्या कौन सी पोजीशन है, फिक्स्ड पोजीशन, FIPOS, फिक्स्ड पोजीशन। और इसको दिखा दीजिए कि वाइब्रेट कर रहा है। कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या दिखा दीजिए कि ये वाइब्रेट करता है, ये इधर इधर वाइब्रेट करता है, ये इधर उधर, और इसको ऐसे दिखा दीजिए वाइब्रेट, VIBRATE, वाइब्रेट। और नेक्स्ट नंबर पर यह है कि जो देखिए कोई भी सॉलिड है, अगर इस सॉलिड को आप कंप्रेस करिए तो क्या ये कंप्रेस होते हैं, नहीं। सॉलिड की विशेषता, अगर ये हमारा पेन है, इसको मैं क्या कंप्रेस करूं तो ये कंप्रेस हो रहा है, नहीं कंप्रेस हो रहा है। इसका मतलब सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और ये रिजिड भी होते हैं, क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, रिजिड होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, डिफिनिट मास एंड शेप, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस वेरी शॉर्ट होते हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होता है, और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम एंड मॉलिक्यूल्स हैव देयर फिक्स पोजीशन, और वो अपने जो फिक्स पोजीशन है उसी के अराउंड इधर उधर वो वाइब्रेट करते हैं, लेकिन अपना पोजीशन छोड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। कौन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो भाई देखिए अब नेक्स्ट हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। फिफ्थ पॉइंट है कि दे आर इनकंप्रेसिबल। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट मैं यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग उसके नीचे लिखिएगा। फिफ्थ पॉइंट है दे आर इनकंप्रेसिबल। फिफ्थ पॉइंट में दे आर इनकंप्रेसिबल। दे माने कौन, सॉलिड। दे आर इनकंप्रेसिबल, COMPRESSIBLE। दे आर इनकंप्रेसिबल एंड रिजिड। दे आर इनकंप्रेसिबल एंड रिजिड, वो इनकंप्रेसिबल हैं और रिजिड हैं। दे आर इनकंप्रेसिबल एंड रिजिड, दे आर इनकंप्रेसिबल एंड रिजिड। तो भाई कोई आपसे अगर पूछे सॉलिड की विशेषताएं बताइए,
कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो क्या आप बता नहीं सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या बताएंगे? सबसे पहले ये बताएंगे कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड का डिफरेंट मास, शेप एंड वॉल्यूम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बहुत शार्ट होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। उसके बाद आप बताएंगे कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एक फिक्स पोजीशन रखते हैं और अपने फिक्स पोजीशन के इधर उधर वाइब्रेट करते हैं, और लास्ट में सॉलिड को दबाने पर वो दबते नहीं, कंप्रेस करने पर वो कंप्रेस नहीं होते। इसका मतलब वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। तो भाई आप देखिए, अरे पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट की बेसिस पर सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। चलो भाई, आप लिखना है, हेडिंग डालना है कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड के प्रकार। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ सॉलिड, TYPES, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। और किसकी बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अरेंजमेंट के पैटर्न, मतलब उनका अरेंजमेंट अगर रेगुलर है तो क्या कहेंगे, अगर इरेगुलर है तो क्या कहेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, ARRANGE, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, on the basis of pattern of arrangement of their constituents, solids are divided into two types. Solids are divided into two types. चलिए लिखिए भाई कि solids are divided on the basis, पहले नंबर पे crystalline solid और दूसरे नंबर पर amorphous solid, CRYSTALLINE, crystalline solid, और दूसरे नंबर पर amorphous solid, AMORPHOUS, amorphous solids। तो हमारे पास किसी भी सॉलिड में उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो उनका पैटर्न क्या होता है अरेंजमेंट का। अगर वो ऑर्डर्ड मैनर में हो तो क्या कहेंगे, अगर वो डिसऑर्डर्ड मैनर में हो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, सॉलिड जिससे मिलकर बना होता है, उन चीज़ों को जिनसे मिलकर बना होता है उन्हीं को हम कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर वो एटम से मिलकर बना गए तो हम कहेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है। अगर वो आयनों से मिलकर बना तो हम कहेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है। अगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो देखिए भाई, हमारे पास दो टाइप के सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो अब हम लोगों का काम है बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करना। तो सबसे पहले हेडिंग आप डाल दीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फर्स्ट नंबर पे पहली हेडिंग डालिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन, CRYSTALLINE, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो देखिए भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड होते हैं जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज हो। मतलब पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। ऑर्डर्ड मैनर का मतलब एक निश्चित मैनर में अरेंज हो। जैसे मैंने एक फिगर बनाया, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, यहाँ पर फिगर बना दिया। एक ऑर्डर्ड मैनर का मतलब ये हुआ कि अगर ए है फिर बी है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऑर्डर मैनर है। ये देखिए ऑर्डर मैनर है, ये इस तरीके से ऑर्डर मैनर कहा जाता है। अगर ए है फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है, बी है, ए बी, ए बी, ए बी, ये सब ऑर्डर मैनर है, ये सब ऑर्डर मैनर है। तो ऐसा क्रिस्टल जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक ऑर्डर मैनर में अरेंज हो तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो कैसे लिखेंगे? अगर कोई आपसे पूछा कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है तो क्या जवाब देंगे कि ऐसे सॉलिड्स जिसमें उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन हो सकते हैं? ये एटम हो सकता है, ये आयन हो सकता है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल होगा, ऐसा नहीं कि आयन ही होगा, कोई तीनों में से कोई एक हो सकते हैं। तो दो सॉलिड्स
इन विच देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब एटम, आयन या मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर मैनर। तो लिखिए दो सॉलिड्स, डबल एंड कामा में, दो सॉलिड्स इन विच, those solids in which their constituents, THEIR, their constituents, those solids in which their constituents में कौन कौन, एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स, those solids in which their constituents, atoms, ions और molecules, atoms, ions and molecules are arranged in an ordered manner, those solids in which their constituents, atoms, ions and molecules are arranged in an order manner are called, crystalline solids, CRYSTALLINE, crystalline solids। तो भाई समझने का प्रयास करिए, कुछ है थोड़ी ना। अगर क्रिस्टलाइन शब्द कहीं आए तो बस ऑर्डर्ड मैनर याद रखिएगा। अगर कहीं क्रिस्टलाइन शब्द आए तो बस यहीं ऑर्डर्ड मैनर कहीं ऐसे लिख लीजिए। ये तो डिफिनीशन इसलिए पढ़ाने का तरीका है ये ऑर्डर मैनर, और यही अच्छा तरीका है कि उसको पढ़ा जाए फिर लिखा जाए। तो ऑर्डर मैनर बस इतना लिख लीजिए, इससे आप लिख ले जाएंगे और अपने दिमाग में फिगर बना ले जाएंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है। तो ऐसे सॉलिड जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक निश्चित ऑर्डर मैनर में अरेंज हो, उसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब ऑर्डर मैनर, एक डिफिनिट पैटर्न में उससे कॉन्स्टिट्यूएंट अरेंज हो। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल NaCl है, दूसरा एग्जाम्पल क्वार्ट्ज है, तीसरा एग्जाम्पल शुगर है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, दूसरा एग्जाम्पल क्वार्ट्ज और तीसरा एग्जाम्पल शुगर, मतलब सुक्रोज। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड के। NaCl सोडियम क्लोराइड, मैंने बताया था ना, जो हमारा काम है, एक हमने कॉपी बनाया था ना फार्मूला लिखने का, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6:6। एक बार कंपटीशन में पूछा गया है कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6, और इसी को सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, नमक का साल्ट कहते हैं, इसी को हम रॉक साल्ट भी कहते हैं, रॉक साल्ट। तो लिख लीजिए कहीं पर आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जो फार्मूले आते जाएंगे हम लोग लिखते जाएंगे। तो भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि ऐसे सॉलिड जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक ऑर्डर मैनर में अरेंज हों, उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो अब दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे एमॉर्फस सॉलिड्स। दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे एमॉर्फस सॉलिड्स। हेडिंग डाल दीजिए एमॉर्फस सॉलिड्स, AMORPH। दूसरे नंबर पर एमॉर्फस सॉलिड्स, AMORPHOUS, एमॉर्फस सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड ना, एमॉर्फस सॉलिड्स। तो देखिए भाई, ये जो वर्ड एमॉर्फस आया, ये ग्रीक वर्ड से आया। ये एमॉर्फस वर्ड कहाँ से आया? तो ये आया द वर्ड एमॉर्फस, ये कहाँ से आया? ये ग्रीक वर्ड से आया। किससे? ये ग्रीक वर्ड से आया। एमॉर्फस सॉलिड किससे आया? ग्रीक वर्ड। और ग्रीक वर्ड कौन सा है? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, GREE, ग्रीक वर्ड कौन सा है? एमॉर्फस, AMORPHOS, एमॉर्फस। और इसका मतलब होता है नो फॉर्म, उसका कोई फॉर्म ना हो, कोई स्वरूप ना हो। तो एमॉर्फस वर्ड कहाँ से आया? एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, एक ग्रीक वर्ड से आया। और ग्रीक वर्ड क्या है? वो एमॉर्फस है, AMORPHO, एमॉर्फस, AMORPH, एमॉर्फस। और एमॉर्फस का मतलब होता है नो फॉर्म। एमॉर्फस का मतलब होता है नो फॉर्म, जिसका कोई फॉर्म ना हो। तो भाई एमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड आपने पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक ऑर्डर मैनर में अरेंज होते हैं। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड जस्ट उसका अपोजिट है, ऐसे सॉलिड जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑर्डर मैनर में अरेंज ना हो।
डिसऑर्डर मैनर में अरेंज हो। जैसे आपने यहां बनाया था ए बी ए बी ए बी, तो वहां ए हो, ए के बाद बी हो, बी के बाद फिर बी हो, ए ना हो, डिसऑर्डर मैनर हो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एमार्फस सॉलिड क्या है, तो क्या बताएंगे कि एमार्फस वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, जो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, वो है एमार्फस। एमार्फस का मतलब होता है नो फार। ये ग्रीक वर्ड WORD ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। तो भाई अगर आपसे कोई डिफिनीशन पूछे एमार्फस सॉलिड की, तो क्या लिखेंगे? दोज सॉलिड्स इन विच their constituents CONSTITUNTS their constituents में कौन कौन? एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स। Those solids in which their constituents atoms and molecules are not arranged in an ordered manner are known as या are called amorphous solids। तो एमार्फस का मतलब भाई क्या हुआ कि डिसऑर्डर्ड मैनर, यही एमार्फस का मतलब लिख लीजिए। एमार्फस का मतलब डिसऑर्डर्ड मैनर। और इसके नीचे एक फिगर बना लिया जाए, डिसऑर्डर का, जिससे आपके सामने कभी भी आप अपना नोट्स खोलें तो फिगर आपके सामने आए। यहाँ पर ए ऐसे सर्किल बना रहे हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये सर्किल हमने बना दिया, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ए बी ए, फिर ए आ जाए, फिर यहाँ पर बी आ जाए, यहाँ पर बी आ जाए, यहाँ ए आ जाए, यहाँ बी आ जाए, तो ए ए ए और यहाँ पर बी। तो देखिए डिसऑर्डर्ड मैनर है ना, ये क्या है? डिसऑर्डर्ड मैनर। कोई ऑर्डर्ड, डिसऑर्डर्ड मैनर। तो भाई ऐसे सॉलिड जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्डर मैनर में अरेंज ना हो, उसको हम एमार्फस सॉलिड कहेंगे। और इसको नो फार्म, अगर कोई आपसे पूछे कि एक ऐसा सॉलिड जिसका कोई फार्म नहीं होता, तो आप क्या जवाब देंगे? कि सर वो एमार्फस सॉलिड है, उसका कोई फार्म नहीं होता। तो हमारे पास इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें, क्वार्ट्ज ग्लास, क्या लिखें? क्वार्ट्ज ग्लास, और क्या लिखें? रबर और प्लास्टिक। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। क्वार्ट्ज ग्लास, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एमार्फस सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। जैसे आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिखा था NaCl शुगर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्वार्ट्ज ग्लास, QUARTZ, क्वार्ट्ज ग्लास GLASS। क्वार्ट्ज ग्लास के बाद क्या लिखेंगे? क्वार्ट्ज ग्लास के बाद प्लास्टिक, PLASTIC। क्वार्ट्ज ग्लास, प्लास्टिक और रबर, RUBBER, रबर। तो क्वार्ट्ज ग्लास, प्लास्टिक और रबर। तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट सॉलिड्स दो टाइप के हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन का मतलब ऑर्डर्ड मैनर, एमार्फस का मतलब डिसऑर्डर्ड मैनर। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑर्डर मैनर में हो तो उसको क्रिस्टलाइन, अगर वो ऑर्डर मैनर में ना हो तो उसको हम एमार्फस कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल आपने सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज लिया, क्वार्ट्ज लिया, और एमार्फस में आपने क्वार्ट्ज ग्लास लिया, प्लास्टिक लिया, रबर लिया। तो इसका मतलब आपने दोनों जगहों पर देखिए, वहाँ पर आपने जब एग्जाम्पल लिया था तो क्वार्ट्ज लिया था, और यहाँ पर क्वार्ट्ज ग्लास है। क्या है? क्वार्ट्ज ग्लास है। तो भाई ध्यान रखिएगा, एक है क्वार्ट्ज, दूसरा है क्वार्ट्ज ग्लास। दोनों में गलती बहुत होती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन क्रिस्टलाइन है, कौन एमार्फस है। तो देखिए यहाँ पर एक नोट करके लिख लीजिए, एक नोट करके वही चीज़ लिख लीजिए, NOT, नोट में क्या लिखना है? क्वार्ट्ज क्या था? QUARTZ। अगर आपके पास पेन दूसरी हो तो दूसरी पेन से लिख लीजिए।
क्वार्ट्ज को दूसरी पेन से, और ये क्या था, क्रिस्टलाइन, CRYSTALLINE, क्रिस्टलाइन। और क्वार्ट्ज ग्लास क्या है भाई, QUARTZ, क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, क्वार्ट्ज ग्लास एमार्फस, AMORPHOUS। क्वार्ट्ज क्या है, क्रिस्टलाइन, क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, एमार्फस। क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन है, क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, एमार्फस। ध्यान रखना भाई, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन, लेकिन अगर ग्लास शब्द जुड़ जाए, चूंकि ये सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, तो क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, एमार्फस। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज में क्रिस्टलाइन, क्वार्ट्ज ग्लास एमार्फस। तो चलिए स्टार बना के नीचे एक लिखिए, इन्हीं दोनों के बारे में विशेषता लिखनी है कि दोनों का आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे लिखना है, स्टार बनाइए, यहाँ पर लिखिए क्वार्ट्ज, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी बिल्कुल वैसे लिखते चलिएगा। यहाँ क्वार्ट्ज लिखना है और यहाँ पर लिखना है क्वार्ट्ज ग्लास, यहाँ पर क्वार्ट्ज और यहाँ पर क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। दोनों के बारे में क्या लिखना है, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास। देखिए ये क्या है भाई, क्वार्ट्ज क्या है, ये क्रिस्टलाइन है, यहाँ पर लिख दीजिए क्रिस्टलाइन, CRYSTALLINE, क्रिस्टलाइन। और ये क्या है, एमार्फस, AMORPHOUS, एमार्फस। दोनों का स्ट्रक्चर बोथ हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, लेकिन जो एमार्फस सॉलिड होते हैं उसमें जो पैटर्न होता है स्ट्रक्चर का, अरेंजमेंट का, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है। तो क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास बोथ है आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, बोथ है नियर अबाउट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, but amorphous quartz glass have no long range order, but in amorphous quartz glass no long range order। तो यही चीज लिखना है कि both have identical, दोनों के बारे में लिखना है कि both have identical, IDENTICL, both have identical structure, STRUCTURE, but both have identical structure, both have identical structure, but जो amorphous है, but AMORPH, but amorphous quartz glass, but amorphous quartz glass no long range order, no long range order, नो लॉन्ग रेंज आर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, लॉन्ग रेंज आर्डर मतलब जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होता है वो क्वार्ट्ज ग्लास में या एमार्फस ग्लास में वो बहुत दूर तक नहीं जा पाता। मतलब जैसे अभी आपने कहा कि अरेंजमेंट, अभी आपने ये बनाया कि अरेंजमेंट अगर ऐसा हो, ऐसा ए बी, तो एक आर्डर खूब दूर तक जा रहा है ना, ए बी, ए फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए बी। तो आप देखिए एक पैटर्न है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कोई पैटर्न जो रेगुलर अरेंजमेंट ना हो, भाई यहाँ तक तो हम गए, यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, ये ए लिए, बी लिए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, मतलब अब देखिए डिसऑर्डर हो गया। क्या हो गया, डिसऑर्डर, कोई आर्डर नहीं है। तो जब पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट काफ़ी दूर तक एक ही अरेंजमेंट में हो तो हम कहेंगे वो लॉन्ग रेंज आर्डर है। लेकिन अगर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट बहुत जल्दी फिनिश हो जाए, बहुत जल्दी डिसऑर्डर हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये तो बहुत शॉर्ट रेंज आर्डर है या ये लॉन्ग रेंज आर्डर को अटेन नहीं कर रहा है। तो आपके पास दो टर्म आएंगे बार बार, एक तो शॉर्ट रेंज आर्डर, एक लॉन्ग रेंज आर्डर। तो लॉन्ग रेंज आर्डर का मतलब पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट इंटायर क्रिस्टल में एक जैसा हो, और शॉर्ट रेंज आर्डर का मतलब कि जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है वो वेरी करे थ्रू आउट द क्रिस्टल, वेरी करे। कुछ दूर तक ए बी चल रहा है, फिर कुछ देर बाद ए चल रहा है, फिर बी चल रहा है। तो आपके पास दो वर्ड आएंगे, आप घबराइएगा नहीं। एक तो शॉर्ट रेंज आर्डर जिसमें पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होल थ्रू आउट द क्रिस्टल सेम नहीं है, बहुत थोड़ी दूर के लिए वो रिपीट करता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि लॉन्ग रेंज आर्डर है तो जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है वो होल क्रिस्टल में
थ्रू आउट द क्रिस्टल एक ही पैटर्न में रिपीट करता है। तो भाई स्ट्रक्चर ऑफ नोट टिक लिखना है कि जो एमार्फस हमारे पास सॉलिड्स हैं, उन एमार्फस सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो लिक्विड की भांति होता है, और इसीलिए हम एमार्फस को एक वर्ड देते हैं, अभी लिखवाएंगे भी, कि लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर इज नोन एज एमार्फस। तो एक नोट लिखना है कि द स्ट्रक्चर ऑफ एमार्फस सॉलिड इज सिमिलर टू दैट ऑफ लिक्विड। एक हेडिंग, एक स्टार बना के लिखिए, स्टार बना के लिखना है कि द स्ट्रक्चर ऑफ, द स्ट्रक्चर, STRE बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि क्रिस्टलाइन और एमार्फस में किसका स्ट्रक्चर लिक्विड की तरह होता है। तो क्या जवाब देंगे आप एमार्फस को? इसीलिए हम जो एमार्फस सॉलिड होते हैं उनके लिए एक टर्म यूज करते हैं, कि एक टर्म रिगार्ड करते हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर। अगर आपसे कोई पूछे लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर तो आप एमार्फस, लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर, दिमाग में एमार्फस सेट हो जाना चाहिए। तो द स्ट्रक्चर ऑफ एमार्फस सॉलिड्स, AMORPHOUS, द स्ट्रक्चर ऑफ एमार्फस सॉलिड्स, द स्ट्रक्चर ऑफ एमार्फस सॉलिड्स is similar to, the structure of amorphous solid is similar to the liquid, is similar to the liquid, and therefore amorphous solids, and therefore amorphous solids are regarded as, amorphous solids ऐसे बना लीजिए ये रो, amorphous solids are regarded as liquid at all temperature, liquid at all temperature, liquid at all temperature, वो सारे टेम्परेचर पर क्या है लिक्विड। तो भाई बहुत अच्छा स्टार है, ये याद रखने की बात है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऑर्डर अरेंजमेंट, एमार्फस सॉलिड में कोई ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन आपसे पूछे कि किस सॉलिड के लिए ये कहा जाता है कि ये लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर है, तो आपका जवाब होगा वो एमार्फस सॉलिड है। देखिए भाई इसके आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में मैंने ये बताया कि पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट दोनों में अलग अलग होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक ऑर्डर अरेंजमेंट होता है और एमार्फस सॉलिड में ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता। तो अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट है तो इसका मतलब उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। तो इसीलिए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी अलग पढ़ते हैं, एमार्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी अलग पढ़ते हैं, दोनों में अंतर पढ़ते हैं और ये 5-6 डिफरेंस है दोनों में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस में। ये कभी कभी एग्जाम में डिफरेंस पूछा गया है कि किसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, किसका नहीं है, किसमें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी फिक्स्ड है, किसमें फिक्स्ड नहीं है। तो हम डिफरेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में लिख लें, नोट कर लें, चूंकि एग्जाम में कई बार आया है। तो क्यों डिफरेंस है, वाई देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों है? तो आपका जवाब क्या होगा भाई? आपका जवाब ये होगा कि सर इसलिए डिफरेंस है कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एटम्स एंड या मॉलिक्यूल्स, उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, और जब अरेंजमेंट डिफरेंट है तो निश्चित रूप से उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। तो डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एमार्फस फॉर्म, तो हेडिंग डाल दीजिए डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस DIFFERE, डिफरेंस बिटवीन, प्रॉपर्टीज दोनों को, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड्स, CRYSTALLINE, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड AMORPHOUS, क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो और एमार्फस सॉलिड, अच्छा दोनों में अंतर क्यों है? क्यों अंतर है? क्यों? बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ, बिकॉज
both have because both have different different because both have different pattern of arrangement, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, आप भी ऐसे लिख लीजिएगा, बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सो हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सो दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो भाई दो कॉलम हम बना लें, एक तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखें, एक तरफ एमॉर्फस सॉलिड। तो चलिए इधर क्रिस्टलाइन लिखते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड CRYSTALLINE क्रिस्टलाइन, इधर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और इधर क्या लिख लिया जाए, एमॉर्फस सॉलिड्स, AMORPHOUS एमॉर्फस सॉलिड्स, इधर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और इधर एमॉर्फस सॉलिड्स। ये देखिए दोनों में अंतर पढ़ना है हम लोगों को। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, सबसे पहला प्रश्न देखिए, जैसे मैंने हेडिंग डाला, क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड होता है, ट्रू माने सत्य या सही, बिल्कुल ठीक ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड यहीं लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या लिखेंगे, ट्रू सॉलिड्स। ठीक है, आपके पास पेन दूसरा हो तो पेन चेंज करके लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि जब एग्जाम में जाएंगे तो अगर दूसरे पेन से रहेगा तो बिल्कुल स्पष्ट दिखता रहेगा, ट्रू सॉलिड्स। और इसको क्या लिखा जाए, इसको कहा जाता है स्यूडो सॉलिड्स, झूठा सॉलिड, स्यूडो सॉलिड्स, स्यूडो सॉलिड्स, या इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, इन बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। चलिए अब फर्स्ट डिफरेंस, पहला डिफरेंस, तो भाई ये चीज याद रखिएगा, स्यूडो सॉलिड अगर कोई कहे, ये पूछा गया है नीट में कई बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट का बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, ये नीट का जी का बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसको स्यूडो सॉलिड और किसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहेंगे। तो जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनको हम स्यूडो सॉलिड भी, झूठा सॉलिड, या सुपर कूल्ड लिक्विड कहेंगे, मतलब इन बिटवीन लिक्विड और सॉलिड की जो स्टेज है दैट इज द सुपर कूल्ड लिक्विड। तो पहले नंबर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड की भाई डिफिनीशन, अंतर बताना है, तो सबसे पहले तो उसका अंतर ही बताना पड़ेगा ना, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में दियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एटम्स, आयन, कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन हो सकते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर मैनर। तो लिख सकते हैं हम लोग ना, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, CONSTI, दियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, दियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर अरेंज्ड, ARRANGED, आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर मैनर, इन एन ऑर्डर्ड मैनर, या डिफिनिट पैटर्न में वो अरेंज होते हैं। और यहां पर क्या लिखा जाए, दियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट अरेंज्ड इन एन ऑर्डर मैनर, मतलब वो डिसऑर्डर मैनर में अरेंज होते हैं। तो लिख सकते हैं दियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स are not arranged, their constituents are not arranged in an order manner, their constituents are not arranged in an order manner, वो ऑर्डर मैनर में अरेंज नहीं होते हैं, मतलब डिसऑर्डर्ड मैनर, डिसऑर्डर मैनर में अरेंज होते हैं। दूसरे नंबर पर सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ कि पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट की बेसिस पर डिफरेंस कर लिया। दूसरे नंबर पर भाई देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्डर्ड मैनर में, और जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होता है ऑर्डर्ड मैनर का, वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक, वो पूरे क्रिस्टल में वही चीज रिपीट करता है। जैसे मैं फिगर बना के समझा दूं फिर से पुनः, कि यहाँ पर A B A B, फिर से ऐसे रिपीट किया A B A B A, ऐसे रिपीट किया ना,
A B, ये रिपीट किया तो ऑर्डर मैनर में अरेंज हो गया ना। देखिए तो थ्रू आउट क्रिस्टल AB, यहाँ A B, ऐसे ना। तो आपने देखा कि एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक ये रिपीट करता है। तो इसीलिए एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो अगर कोई पूछे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होता है थ्रू आउट क्रिस्टल सेम होता है कि वो बहुत कम डिस्टेंस के लिए फॉलो करता है और बाद में वो पैटर्न चेंज हो जाता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दूसरे नंबर पे लॉन्ग LONG, लॉन्ग रेंज RANG, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ORD, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और दूसरे नंबर पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर के बाद इसमें क्या लिखा जाए भाई, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्रिस्टलाइन सॉलिड को लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड कहा जाता है और एमॉर्फस सॉलिड को शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल रिपीट करता है, सेम रहता है। और इसमें क्या होता है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट एक निश्चित डिस्टेंस के लिए होता है, बाकी वो रैंडम हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर देखिए भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। जब हम सॉलिड है ना, तो जब हम लिक्विड को कूल करें, धीरे धीरे ठंडा करें, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो जो लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर थे, जब टेम्परेचर कम करेंगे तो वो पास आएंगे। किस रेंज में आएंगे, वो पहले सॉलिड वाले रेंज में आएंगे। तो भाई सबसे ज़्यादा डिस्टेंस गैस के मॉलिक्यूल में होती है, उससे कम डिस्टेंस लिक्विड के मॉलिक्यूल में होती है, और सबसे कम डिस्टेंस सॉलिड के मॉलिक्यूल में होती है। तो अगर हम लिक्विड के पार्टिकल, अगर हम लिक्विड लें, ये हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर हैं, ये लिक्विड के पार्टिकल ऐसे दूर दूर हैं, ये दूर दूर हैं। तो अगर हम इनको ठंडा करें, कूल करें, तो ये बेचारे नज़दीक आएंगे ना, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ना। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये फिक्स पोजीशन लेंगे, ये वाइब्रेट करेंगे अपने पोजीशन के लांग, ये अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये कहना चाहते हैं तीसरे पॉइंट में कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो किसी भी लिक्विड को कूल करने से मिलता है, लेकिन उस लिक्विड को ऐसा नहीं है कि अचानक आप 100 डिग्री या 150 डिग्री पर वो लिक्विड है, 100 डिग्री पर वो 90 डिग्री, मान लीजिए 90 डिग्री पर वो लिक्विड है, आप उसको ले आके तुरंत 40 डिग्री कर दीजिए, 40 डिग्री कर दीजिए या 20 डिग्री कर दीजिए। तो लेकिन ऐसा नहीं है, आप स्लो कूलिंग करिए किसी भी लिक्विड का। मान लीजिए वो 90 डिग्री पर लिक्विड है, 90 डिग्री पर लिक्विड है, और 90 डिग्री पर अगर लिक्विड है वो, तो उसको आप ले आइए 89 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 88 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 87 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 86 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्लो कूलिंग, किसी भी लिक्विड का स्लो कूलिंग, आप धीरे धीरे उसको कूल करिए, तो जो सॉलिड बनेगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो स्लो कूलिंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन ऑफ लिक्विड प्रोड्यूसेस द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे मिलेगा, किसी भी लिक्विड के कूल करने से। कोई लिक्विड है उसको कूल करेंगे तो भाई उसके पार्टिकल नज़दीक आएंगे, तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप बढ़ेगा, वो सॉलिड वाले रेंज में आएगा। तो लेकिन शर्त यह है कि उस कूलिंग को आप धीरे धीरे करिए। स्लो कूलिंग ऑफ ए लिक्विड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, मतलब वो कंडीशन आपकी कंट्रोल्ड रहे, ऐसा ना कि अनकंट्रोल्ड रहे। आप चाहें तो टेम्परेचर घटा बढ़ा सकते हैं, प्रेशर का भी कंट्रोल कंडीशन रहे। तो इसके यहाँ लिख सकते हैं कि स्लो कूलिंग, नेक्स्ट पॉइंट, स्लो कूलिंग बहुत धीरे धीरे, स्लो कूलिंग ऑफ ए लिक्विड, स्लो कूलिंग ऑफ ए लिक्विड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, अंडर कंट्रोल्ड CNT, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन प्रोड्यूसेस PRODUCES, स्लो कूलिंग ऑफ ए लिक्विड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, प्रोड्यूसेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। स्लो कूलिंग ऑफ ए लिक्विड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन प्रोड्यूसेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके भाई, ये ध्यान रखना है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा जब उसको आप
स्लो स्लो करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो बना है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन मैंने कहा है, तो अगर कंडीशन डिफरेंट हो तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म या इसका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगा। मतलब कि सेम सब्सटेंस, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है सेम सब्सटेंस में हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट कंडीशंस एंड दीज फॉर्म्स आर नोन एज द पॉलीमेरिक। ये क्या कहला जाता है? पॉलीफॉर्म्स या पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फ्स कहा जाता है। और इस फिनोमेनन को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। जब किसी भी क्रिस्टल का, किसी भी सॉलिड का स्ट्रक्चर एक से अधिक हो तो हम इसको कहेंगे पॉलीमॉर्फ्स। क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फ्स। और इस फिनोमेनन को कि सेम सब्सटेंस का डिफरेंट फॉर्म हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, तो इस फिनोमेनन को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। और ऐसे फॉर्म को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फ्स। क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फ्स, POLYMORPH, पॉलीमॉर्फ्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे एरो बना के लिख सकते हैं कि सेम सब्सटेंस, यहाँ पर लिख सकते हैं इसी तीसरे पॉइंट में, सेम सब्सटेंस may have different structure, same substance may have different structure at different conditions, CONDITI, different conditions, and these forms are known as and different structure, different conditions, these different forms are known as, these different forms are known as polymorphs, POLY, these forms are known as polymorphs, MORPH, polymorphs, POLYMORPH, polymorph। और ऐसे फिनोमेनन को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। जब कोई एक सब्सटेंस एक से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे ये जो फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके पॉलीमॉर्फ्स हैं, और इस फिनोमेनन को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म, POLY, पॉली, MORPHIS, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहेंगे इसको हम? पॉलीमॉर्फिज्म। तो भाई ध्यान रखिएगा, हमारे पास दो वर्ड हैं, पॉलीमॉर्फ्स और पॉलीमॉर्फिज्म। फिनोमेनन को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे, और किसी भी सब्सटेंस के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हमको मिलते हैं उन फॉर्म को या स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फ्स। तो यहाँ पर एक बात हम लोगों ने स्टार्ट करी थी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे मिलेगा। किसी भी लिक्विड के स्लो कूलिंग से अंडर कंट्रोल कंडीशन में जो सॉलिड मिलता है उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड डिफरेंट कंडीशन पर डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करता है, उन फॉर्म को हम पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं, और इस फिनोमेनन को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। और इसके जस्ट अपोजिट जो दूसरा हमारे पास सॉलिड है जिसका नाम एमॉर्फस सॉलिड है, तो उस सॉलिड को हम क्या कहेंगे? तीसरे वाले को। कैसे बनेगा ये? यहाँ पर स्लो कूलिंग था और वहाँ पर हम लोग रैपिड और सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड प्रोड्यूसेस द, यहाँ पर लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर स्लो कूलिंग था और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए? रैपिड कूलिंग। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रैपिड, RAPID, रैपिड आर अथवा सडन कूलिंग, अचानक कूल करिए, रैपिड आर सडन कूलिंग, रैपिड आर सडन कूलिंग ऑफ ए लिक्विड, रैपिड आर सडन कूलिंग ऑफ ए लिक्विड produces, rapid or sudden cooling of a liquid produces, PRODUCES, produces amorphous solids, produces amorphous solids, produces amorphous solid। वो क्या कहलाएंगे? amorphous solid कहलाएंगे। तो भाई देखिए हमारे पास दो टाइप के आए। सबसे पहले नंबर पर हम लोगों ने ये देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस फॉर्म एग्जिस्ट करता है, और जो एमॉर्फस, यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड हैं, पॉलीमॉर्फ्स और पॉलीमॉर्फिज्म। जो पॉलीमॉर्फ्स हैं इसका मतलब
कि एक ही सब्सटेंस का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, और इस फिनोमेनन को हम लोग कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड को, और इसके बाद हम इसको रफ कर दें, आप लोगों के पास नीचे जगह होगी, और फोर्थ पॉइंट होगा शायद ये फोर्थ पॉइंट होगा, और फोर्थ पॉइंट में ये लिखना है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर लिखिए दे हैव शार्प फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड दे हैव, क्रिस्टलाइन सॉलिड दे हैव फिक्स्ड, दे हैव फिक्स्ड और शार्प, अंडरलाइन कर लीजिएगा, दे हैव फिक्स्ड या शार्प मेल्टिंग पॉइंट, MELTI, ए मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव फिक्स्ड और शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंड फिक्स्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ENTHALPY, एंड फिक्स्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इनका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है भाई? फिक्स होता है, इनका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फिक्स होता है। चलिए इधर चलिए, नेक्स्ट इसमें कि दे डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव, तो लिख सकते हैं दे डू नॉट हैव शार्प or fixed melting point, sharp or fixed melting point MPT, and enthalpy of fusion, and enthalpy of fusion FUSION। तो देखिए भाई, समझने का प्रयास करिए कि फिक्स्ड या शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी सॉलिड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको आप हीट करना शुरू करिए, तो हीट करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये सडनली अचानक तेजी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब उस पॉइंट के बाद आपको लिक्विड ही दिखेगा, सॉलिड नहीं दिखेगा। तो वही पॉइंट जिस पर ये चेंज हो जाता है, दूसरे फेज में सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, उसको हम कहेंगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये मेल्ट होते हैं, तो दे मेल्ट इन ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक टेम्परेचर का रेंज होता है, T1 T2 अगर हम टेम्परेचर मानेंगे, भी आपको दिखाएंगे ग्राफ के माध्यम से, तो आप देखेंगे कि एक रेंज में ये धीरे धीरे सॉलिड, धीरे से सॉलिड धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हुआ। अब सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर एक साथ है, फिर आप उसको हीट किए, तब जो सॉलिड बचा हुआ था वो भी मेल्ट होकर लिक्विड बना, और धीरे धीरे वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट होता जाता है। तो अगर हम कूलिंग कर्व बनाएं तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके नीचे कूलिंग कर्व हम लोगों को बनाना है, दोनों में बनाना है। तो इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। कैसे फिगर बनेगा? यहाँ पर हम टेम्परेचर लेंगे एक्स एक्सिस पर, और ये वाई एक्सिस पर हम टेम्परेचर लेंगे, और एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेंगे। टाइम का मतलब समय। तो ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ से ग्राफ ऐसे आया, फिर उसके बाद ऐसे, और ये देखिए ये है सॉलिड, ये है सॉलिड स्टेट, और ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट जो दिख रहा है यहाँ पर, ये दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, तो ये टेम्परेचर T है, ये टेम्परेचर T है, टेम्परेचर T। इसी टेम्परेचर पर देखिए, समझने का प्रयास करिए। ये लिक्विड है, LIQUID लिक्विड। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कोई एक सॉलिड था, ये जो कर्व है सॉलिड का है, ओनली सॉलिड का। तो सॉलिड को आपने टेम्परेचर देना शुरू किया, सॉलिड को आपने टेम्परेचर देना शुरू किया। भाई ये टेम्परेचर था, इस यहाँ पर ये टेम्परेचर था, फिर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, ये टेम्परेचर आया, फिर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये टेम्परेचर आया। इस तरीके से यहाँ पर जब हम गए, यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ पर गए तो जब हमने टेम्परेचर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया। देखिए ये किस में, इस टेम्परेचर पर ये कन्वर्ट होगा किस में, ये लिक्विड है। ये क्या है? ये लिक्विड है भाई। तो जब हमने सॉलिड को टेम्परेचर दिया तो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, और पूरा का पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा 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 ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए ये लिक्विड में कन्वर्ट, यहाँ पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, फिर भी इस टेम्परेचर पर लिक्विड है। आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो इस टेम्परेचर पर लिक्विड है, पूरा लिक्विड है। और इसको आप बढ़ाते गए तो ये लिक्विड का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते इसका टेम्परेचर, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये आप उल्टा लीजिए, लिक्विड था, लिक्विड को आप कूल किए,
लिक्विड को आप कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। देखिए टेम्परेचर डाउन हो रहा है इस एक्सिस पर ना, यहाँ देखिए ये डाउन हुआ, ये डाउन हुआ, ये डाउन हुआ, तो आपने लिक्विड को डाउन किया, टेम्परेचर इसका डाउन किया, यहाँ तक था। यहाँ तक आने के बाद इस टेम्परेचर पर, ये देखिए इस टेम्परेचर पर लिक्विड है, डाउन किया तो लिक्विड है। और फिर जब इस टेम्परेचर के नीचे आप आए, यहाँ पर इस टेम्परेचर पर, इसी टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर के नीचे आप जब आए तो ये सॉलिड बनना शुरू हो गया, सॉलिड बनना शुरू हो गया। तो यही जो टेम्परेचर है, यही ट्रांजिशन टेम्परेचर है। यही क्या है? ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर का नाम है ट्रांजिशन टेम्परेचर। और यहाँ इस टेम्परेचर पर ट्रांजिशन, TRANIS, ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, यहीं पर SOLID, इसी टेम्परेचर पर ये लिक्विड था, लिक्विड से सॉलिड में बनना प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ। तो ये जो टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर, यही ट्रांजिशन टेम्परेचर है। और मैंने लिखा कि इस टेम्परेचर पर ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, और ये पूरा का पूरा क्या है? लिक्विड है। यहाँ पर टाइमिंग है, ये दोनों क्या है? टाइम है। तो ये टेम्परेचर जो T आपने लिखा है, यही टेम्परेचर T है, जिस पर वो देखिए यहाँ पर सॉलिड का टेम्परेचर आप बढ़ा रहे थे, तो यही टेम्परेचर है 7 मेल्टिंग पॉइंट, जहाँ पर वो क्या हुआ? मेल्ट हो गया। और आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कोई फर्क नहीं, लिक्विड बना हुआ। यहाँ पर उस लिक्विड का टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो यही टेम्परेचर देखिए यहाँ पर, यही टेम्परेचर क्या है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसी को मैंने कहा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग, इसी पॉइंट पर आकर के ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कैसे है? इसका फिगर कैसे बनता है? और इस कर्व का नाम है, ये टाइम है, इस कर्व का नाम है कूलिंग कर्व। इस कर्व का नाम है COOLING, इस कर्व का नाम है कूलिंग कर्व। ये कूलिंग कर्व यहाँ कैसे बनता है भाई? यहाँ ऐसे फिगर बनता है। इस एक्सिस पर हमने क्या लिया? टेम्परेचर। यहाँ पर हमने टेम्परेचर लिया, और यहाँ क्या लिया? टाइम लिया। कैसे ग्राफ बना? ऐसे ग्राफ बना। ये देखिए यहाँ ग्राफ कैसे बना भाई? यहाँ ग्राफ ऐसे बन रहा है ये, और यहाँ पर जा कर के इस ग्राफ को थोड़ा सा कर्वेचर और करिए ये, और इसको ऐसे बना दीजिए। यहाँ पर वनली सॉलिड, ये क्या है? वनली सॉलिड। ये जो फिगर दिख रहा है नीचे, वनली सॉलिड। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसको मिलाएं और इस पॉइंट को मिलाएं, यहाँ वाले इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, इस पॉइंट को ऐसे बना लेते हैं हम लोग, जिससे कि वो साफ साफ स्पष्ट रूप से ये ऐसे। तो यहाँ पर हम देखिए, इसको मिला दें, इस पॉइंट को, ये पॉइंट हम मिला रहे हैं। तो ये टेम्परेचर हमारा T1 है, ये टेम्परेचर हमारा T2 है। इसके लिए जो टाइमिंग है वो T1 है, इसके लिए जो टाइमिंग है वो T2 है। ये T1 है, ये T2 है। तो ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2, यहाँ टाइमिंग T1, यहाँ टाइमिंग T2। इस एक्सिस पर क्या है? इस एक्सिस पर टाइम है, इस एक्सिस पर टाइम है। तो ये देखिए लिक्विड है, ये लिक्विड है, LIQUID, ये लिक्विड है। तो यहाँ इस टेम्परेचर रेंज में देखिए, इस टेम्परेचर रेंज में, यहाँ पर इस टेम्परेचर रेंज में, तो जब हमने T1 किया, हमने लिक्विड का टेम्परेचर क्या किया? डाउन कर रहे हैं हम, लिक्विड का टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, लिक्विड का टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं। तो इस टेम्परेचर पर जब आया वो, तो वो टेम्परेचर T1 है। और यहाँ से यहाँ तक जब हम गए, इसके नीचे वो सॉलिड स्टेट में, तो यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड दोनों है, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड दोनों। या आप उल्टा समझ सकते हैं कि देखिए ये जो कर्व दिखा रहा है, ये कर्व क्या दिखा रहा है? वनली सॉलिड। ये कर्व क्या दिखा रहा है? वनली सॉलिड। तो जब हम सॉलिड को टेम्परेचर दे रहे हैं, यहाँ पर पहुँचे, तो इस टेम्परेचर को हमने क्या कहा? T2। तो यहाँ पर ये मेल्ट होना शुरू हुआ। इस टेम्परेचर पर स्टार्टिंग मेल्टिंग, स्टार्ट मेल्टिंग, MELT, स्टार्ट मेल्टिंग शुरू हो जाती है। और फिर टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है, और सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड बनेगा। तो इस कर्व पर, यहाँ पर जो कर्व है, इस कर्व पर लिक्विड और सॉलिड दोनों एक साथ रहेंगे। फिर हम बढ़ाए टेम्परेचर को, तो अब ये लिक्विड स्टेट। तो देखिए ये रेंज जो है,
यही एक ऐसा टेम्परेचर रेंज है, देखिए ये एक टेम्परेचर रेंज है, ये एक टेम्परेचर रेंज है, यही टेम्परेचर रेंज है। इस टेम्परेचर रेंज में वो मेल्ट होता है कंप्लीटली, यहां आकर के तो वो कंप्लीट लिक्विड होना शुरू हो जाता है। यहां से स्टार्ट हो जाता है कंप्लीट लिक्विड ना, स्टार्ट कंप्लीट लिक्वेशन, स्टार्ट कंप्लीट लिक्वेशन, यहां से कंप्लीट लिक्वेशन स्टार्ट होता है। लेकिन ये जो सर्किल बनाया हुआ रेंज है, यही जो रेंज दिख रहा है, यही रेंज आपका क्या कहलाएगा, यही रेंज कहलाएगा कि इसी रेंज T1 और T2 का जो टेम्परेचर रेंज है, T1 और T2 का, इसी बीच में वो मेल्ट्स इन दिस मेल्ट इन बिटवीन these two temperature range, melt in between these these melts in between these two temperature range, इन्हीं टेम्परेचर रेंज के बीच में वो मेल्ट होता है। तो ये भी कूलिंग कर्व है, ये भी कूलिंग कर्व है। तो कभी कभी एग्जाम में दोनों कूलिंग कर्व बना के आपसे पूछा गया है, बनाया गया है, या आपसे बनवाया जाता है किसी एग्जाम में कि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग कर्व बनाइए और एमॉर्फस सॉलिड का कूलिंग कर्व बनाइए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ग्राफ है वो इस टाइप से ग्राफ है, स्ट्रीप बिल्कुल इस तरीके स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर ये कर्वेचर है। तो ये जो कर्वेचर लाइनिंग दिखाई गई, यही दिखा रहा है कि यहाँ लिक्विड और सॉलिड दोनों है। क्या है? लिक्विड और सॉलिड क्या है? दोनों है। लिक्विड एंड सॉलिड बोथ आर प्रेजेंट। तो भाई ध्यान रखने की बात है कि ये जो ग्राफ है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का है, ये जो ग्राफ है वो एमॉर्फस सॉलिड का है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो डिफरेंस पाया वो डिफरेंस ये पाया, और एक डिफरेंस इसका बचा हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो ये है, वो डिफरेंस ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। और लास्ट डिफरेंस है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, और जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए, ये इरेज हो गया है, रफ हो गया है, एमॉर्फस। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब डायरेक्शनल डिपेंडेंट। डायरेक्शनल डिपेंडेंट का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तो प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाए। और यहां पर हम क्या लिखेंगे? आइसोट्रॉपिक इन नेचर। कई बार पूछा गया भाई, आइसोट्रॉपिक इन नेचर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए और जेईई के लिए। आइसोट्रॉपिक का मतलब डायरेक्शनल इंडिपेंडेंट का मतलब प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, in all directions। फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में क्या है? सेम है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगर हम एक फिगर बनाएं तो यहाँ पर हमने ऐसे एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाए यहाँ पे, और इसी के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर यहाँ फिर मैंने ब्लू पेन से बनाया। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक अरेंजमेंट होना चाहिए पैटर्न का, तो मैंने पैटर्न का अरेंजमेंट बनाया। फिर मैंने ब्लैक से बनाया, यहाँ पे फिर यहाँ। तो देखिए भाई, अगर हम दो लाइन ले लें, एक लाइन एक डायरेक्शन मैंने ये लिया,
इस डायरेक्शन का नाम है ए बी, इस डायरेक्शन का नाम है ए बी, और दूसरा डायरेक्शन मैंने ले लिया, दूसरा डायरेक्शन मैंने ले लिया सी डी। क्या लिया? सी और इधर डी। तो आप ये बताइए जो ए बी डायरेक्शन है, तो ए बी डायरेक्शन क्या है? ए बी डायरेक्शन एंड सी डी डायरेक्शन, ए बी डायरेक्शन एंड सी डी डायरेक्शन। तो ए बी डायरेक्शन में देखिए ब्लैक 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 ब्लैक, और इधर ब्लू 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 ब्लू। तो जो इस डायरेक्शन में पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट इस लाइन के दोनों तरफ है, बोथ द लाइन जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है, क्या वही इस लाइन के अराउंड है? नहीं है। देखिए यहाँ पर ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक अलग अलग है। इसका मतलब कि ये दोनों, ये ए बी और सी डी हैव, आप भी लिख लीजिएगा ऐसे, हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट along the line, लाइन के along डिफरेंट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है। सो प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, सो प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। और यहां पर देखिए भाई इसका तो कोई ऑर्डर, कोई अरेंजमेंट है नहीं, ऐसे 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 आपने बनाया, और फिर आपने क्या किया, यहाँ पर बना दिया ऐसे 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 ऐसे, फिर इस तरीके से आपने बना दिया। डिसऑर्डर मैनर में इसका अरेंजमेंट होता ही है। आप ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए, आप इधर खींच लीजिए ए बी लाइन और इधर खींच लीजिए सी डी लाइन। तो बोथ हैव सेम डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन हैव सेम प्रॉपर्टीज, बोथ डायरेक्शन हैव सेम प्रॉपर्टीज। सेम प्रॉपर्टी होगी, क्यों? क्योंकि देखिए ए बी डायरेक्शन में हम जाए, सी डी डायरेक्शन में जाए, को अरेंजमेंट सबका सेम है, मतलब पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट जो इधर जाए एट रैंडम है, ए बी डायरेक्शन में सी डी डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में कोई पैटर्न नहीं है। तो जो एट रैंडम इधर है वही एट रैंडम इधर है, इसीलिए बोथ डायरेक्शंस हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, बोथ डायरेक्शंस हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, PHYCL, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लिख लिया जाए। ए जी, यहाँ पर एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल, AG, Fe, Cu और क्या NaCl, फिर शुगर, फिर क्वार्ट्ज। यहाँ पर बताइए भाई, यहाँ पर क्वार्ट्ज ग्लास, QUARTZ, क्वार्ट्ज ग्लास। और बताइए क्वार्ट्ज ग्लास के बाद आप बताइए प्लास्टिक के बाद रबर। यही सब इसके एग्जाम्पल है। सिलिका स्टार्च, सिलिका भी इसका एग्जाम्पल है, स्टार्च भी इसका एग्जाम्पल है, सिलिका और स्टार्च। तो देखिए भाई हम लोगों ने आज स्टार्ट किया था क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, क्या बनते हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था सॉलिड। आज मैं इस लेक्चर को यहीं फिनिश करता हूँ, लेकिन फिनिश करने से पहले मैं एक बार बता दूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया, सॉलिड स्टेट का लेक्चर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो मैंने आपको ये बताया कि कोई भी ऐसा मैटर जिसका मास हो और जिसका डिफिनिट शेप हो उसको हम सॉलिड कहेंगे। सॉलिड की कई विशेषताएं आप लोगों ने पढ़ा। पहले नंबर पे आपने कहा कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बहुत कम होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए बहुत ज़्यादा होगा। इनके पार्टिकल अपने फिक्स पोजीशन में रहते हैं और अपने फिक्स पोजीशन के इधर उधर वाइब्रेट करते हैं। इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं और ये ठोस होते हैं, रिजिड होते हैं। लेकिन मैंने बताया कि किसी भी सॉलिड में उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। तो उनके अरेंजमेंट, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट की बेसिस पर सॉलिड 2 टाइप के, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड वे सॉलिड होते हैं जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्डर मैनर में हो। एमॉर्फस सॉलिड वो होते हैं जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्डर मैनर में ना हो। एग्जाम्पल मैंने दोनों का बताया कि क्वार्ट्ज है, NaCl है, शुगर है, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड को हम
सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहेंगे, स्यूडो सॉलिड भी कहेंगे। उसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज ग्लास, रबर, सिलिका, स्टार्च, ये सब सारे एग्जाम्पल हैं। दोनों में अंतर हम लोगों ने देखा और एक बेहतरीन बात ये बताई कि जो एमार्फस सॉलिड होते हैं उनका स्ट्रक्चर लिक्विड की तरह होता है, इसीलिए हम लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर अगर कभी कहें तो एमार्फस सॉलिड का वो नाम है, वो उसका उपनाम है लिक्विड एट सॉलिड। फिर दोनों में अंतर हम लोगों ने बताया, क्रिस्टलाइन सॉलिड को इसको ट्रू सॉलिड, इसको स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाएगा। पहली विशेषता इसकी थी इसकी परिभाषा ऑर्डर्ड मैनर वाली, ये डिसऑर्डर्ड मैनर वाली। दूसरे नंबर पर इसमें मैंने कहा कि जो पैटर्न अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। फिर मैंने बताया कि इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। कूलिंग कर्व बनाया, तो इसका कूलिंग कर्व कैसे आया था, इसका कूलिंग कर्व इस तरीके से आया था। क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग कर्व हमने बनाया था, तो इसका कूलिंग कर्व ऐसे आया था, फिर ऐसे हुआ था। तो यही जो रेंज है, देखिए इसी टेम्परेचर पर लिक्विड में रहता है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। तो ये जो सॉलिड स्टेट यहाँ यही पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, यही ट्रांजिशन टेम्परेचर है। और यहाँ पर मैंने ग्राफ जो बनाया वो ग्राफ ऐसे बना था, ऐसे बना था और ऐसे हुआ था। तो यहाँ पर दो रेंज मैंने दिखाया कि एक T1 और T2 का टेम्परेचर रेंज है, जिसमें वो सॉलिड मेल्ट होता है और मेल्ट होने के बाद इस रेंज में उस सॉलिड प्लस लिक्विड का एक मिक्सचर होता है। फिर मैंने आपको बताया कि एनाइसोट्रॉपिक होता है, मतलब डायरेक्शन चेंज करें तो उनकी प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी है, उसका कलर है, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें इसके पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट बिल्कुल एट रैंडम होते हैं, कोई भी डायरेक्शन लेंगे कोई पैटर्न मिलेगा नहीं तो आप कहेंगे सारी डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। इसका एग्जाम्पल आपने Ag, Fe, Cu, NaCl लिया। इसका एग्जाम्पल क्वार्ट्ज, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, सिलिका, स्टार्च, ये सब हैं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लेक्चर को फिनिश करता हूँ, लेकिन आप लोगों को ये सलाह देता हूँ कि कॉपी पेन लेकर के इसको खूब लिखिएगा, लिख के पढ़िएगा, श्रम करिए, मेहनत करिए, क्योंकि बिना श्रम के कुछ भी साध्य नहीं है। श्रमम बिना न किमपि साध्यम। तो खूब मेहनत करिए, खूब परिश्रम करिए। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और इन शब्दों के साथ मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। अलविदा।